वक्त है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। डॉक्टर अनिल और मीना राजेश से मिलने आते हैं। मीना राजेश को उसका बटवा देती है जो पार्टी में गिर गया था, और उस तस्वीर के बारे में पूछती है जो बटवे में थी। राजेश उसे बताता है कि वो उस लड़की की तस्वीर है जिससे वो प्यार करता है और जिसका नाम प्रगति है। मीना को राजेश ये भी बताता है कि वो ईसा भाई की दुकान में काम करती है। वो प्रगति से मिलने का वादा करती है और उसी दिन डॉक्टर अनिल के साथ ईसा भाई की दुकान पर जाती है, लेकिन उस वक्त प्रगति कहीं बाहर गई हुई है। वो ईसा भाई को बताती है कि राजेश प्रगति से प्यार करता है और उसके इरादे नेक हैं। ईसा भाई प्रगति को समझाने का वादा करता है। प्रगति अंजू से मिलने जाती है और ये देखकर खुश होती है कि वो सिलाई का काम सीख रही है और सुखी है। आनंद प्रगति को बताता है कि वो अंजू से शादी करना चाहता है। प्रगति इस बारे में अंजू से पूछने का वादा करती है। अब आगे। माँ और गौरव मेरी कमजोरी है। अगर मैं माँ और गौरव के साथ रहूंगी, मैं कमजोर हो जाऊंगी। माँ और गौरव को पाने की खुशी में मैं उन जख्मों को भूल जाऊंगी जो मेरे शरीर पर लगे हैं, मेरी आत्मा पर लगे हैं। मगर प्रगति जी, आप ये क्यों सोचती हैं कि आप इस जंग में अकेली हैं? अरे हम सब हैं ना आपके साथ। मेरी जंग में हर वक्त खतरा है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर मेरी वजह से किसी को कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर साहब, आपने माँ को सहारा देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। क्या आप मुझ पर एक और एहसान कर सकते हैं? एहसान की क्या बात है प्रगति जी, आप बताइए ना क्या करना है। पहले वादा कीजिए कि मैं जो कुछ भी कहूंगी आप करेंगे। मैं वादा करता हूं। आप कुछ अरसे तक माँ को मत बताइए कि मैं कहाँ हूं। मैं वादा करती हूँ, जैसे ही मेरा मिशन पूरा हो जाएगा, मैं माँ के पास खुद चली जाऊंगी। प्रगति जी, ये काम मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हालात को देखते हुए आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। अनिल, जो कुछ प्रगति के साथ बीता है और जो कुछ प्रगति करने जा रही है, वो सिर्फ अकेली प्रगति की लड़ाई नहीं है, बल्कि सारी औरत जात की लड़ाई है जो सदियों से ये जुल्म सहती आ रही है। प्रगति ने ये लड़ाई छेड़कर एक नई चेतना जगाई है। प्रगति, इस लड़ाई में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी इस बात ने मुझे एक नया हौसला, एक नई ताकत दी है। अच्छा प्रगति जी, तो अब हम चलते हैं। प्रगति, मैं मिलती रहूंगी तुम्हें। चलो मीना। अच्छा ईसा भाई, मूसा भाई, हमें इजाजत दीजिए। जी जीता। बेटी, ईसा भाई। ना ना, रोना नहीं बेटा, ना बेटा रोना नहीं। मगर अनिल भैया,
ये बदले और इंतकाम का खेल कब तक चलेगा? जब तक ये ठाकुर बर्बाद नहीं हो जाते। उसकी नफरत का तो ये आलम है कि वो विनोद ठाकुर के दोस्तों को भी अपना दुश्मन समझती है, उनसे भी उतनी ही नफरत करती है। और यही वजह है राजेश से उसकी नफरत का, क्योंकि राजेश, तुमसे उसकी मुलाकात तो विनोद ठाकुर की हवेली में ही हुई थी, उन दिनों जब तुम विनोद के दोस्त थे। मगर आनंद, प्रगति अपनी जगह जो सोचती है वो सही है। उसकी नफरत बिना वजह नहीं है। मगर बेटे, ये जानते हुए कि प्रगति तुमसे नफरत करती है, तुम उसे मिलना छोड़ दोगे तो ये नफरत और बढ़ेगी। मगर डैडी, मुझे देखकर उसका गुस्सा, उसकी नफरत और बढ़ जाती है। इसीलिए तो मैं कहता हूं बेटे, तुम उससे लगातार मिलते रहो, उसे अपनी बेगुनाही का सबूत देते रहो। राजेश बेटे, प्रगति सिर्फ नफरत करना ही नहीं जानती, वो तो सरापा मोहब्बत है। ये अलग बात है कि उसे मोहब्बत में धोखा हुआ है और मोहब्बत ने ही उसे जख्म दिए हैं। लेकिन बेटे, उन जख्मों को मरहम की जरूरत है। उसे एक ऐसे कंधे की जरूरत है जिस पर वो सर रखकर रो सके। एक ऐसे हमदर्दी भरे दिल की जरूरत है जो उसका दुख बांट सके। राजेश बेटे, अगर तुम सचमुच उससे मोहब्बत करते हो तो वो कंधा तुम्हारा ही हो सकता है, वो हमदर्दी भरा दिल भी तुम्हारा ही हो सकता है। राजेश बाबू, अंकल सच कह रहे हैं। आप प्रगति से मिलते रहिए। नफरत से डरकर उससे दूर रहेंगे तो कैसे जीत पाएंगे उसका विश्वास, कैसे दूर होगी गलतफहमी। राजेश बाबू, नफरत में इतनी ताकत नहीं है जो मोहब्बत को खत्म कर दे, मगर मोहब्बत में इतनी ताकत जरूर है, नफरत को खत्म कर देती है। आपने याद किया ठाकुर साहब? हाँ। हुक्म कीजिए। तुम किसी प्रगति नाम की लड़की को जानते हो? बहुत अच्छी तरह से जानता हूं ठाकुर साहब। मुझे उसकी मौत की खबर चाहिए। जिस तरह से तुमने मुझे राजन की मौत की खबर दी थी, ठीक उसी तरह। ठीक है ठाकुर साहब, आपको उसकी मौत की खबर बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, मगर तुम अब उसकी मौत की खबर लेकर ही लौटना। ठीक है ठाकुर साहब। जो मेरी बेटी की खुशियां छीनने की कोशिश करेगा, उसका यही अंजाम होगा। गॉड, मगर अगर यहां नहीं है तो कहां जा सकती है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मैं आपसे मिलने आया हूं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आइंदा से यहाँ आने की कोशिश मत करना। लेकिन प्रगति जी, मेरा कसूर क्या है? मुझे किस गुनाह की सजा दी जा रही है? मैंने तुम्हें ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं दिया है। Now for God's sake, please leave me alone and give me peace of mind.
तुम विनोद ठाकुर की दोस्त हो और विनोद ठाकुर का दोस्त मेरा दुश्मन है. That's what I want you to understand. Okay, please just go away. प्रगति! हेलो, एडवोकेट राजेंद्र कुमार स्पीकिंग. हाँ जी, मैं आशा बोल रही हूँ. वो राजेश को किसी ने गोली मार दी है. क्या क्या कह रही हो तुम? हालत बहुत ही नाजुक है. हम लोग उसे लेकर यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आ गए हैं. प्लीज आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ चले आइए. मगर मगर हेलो हेलो, क्या हुआ डैडी? बेटे राजेश को किसी ने गोली मार दी है. आप क्या कह रहे हैं डैडी? मैं सच कह रहा हूँ, हमें हॉस्पिटल चलना है. चलो जल्दी चलो. आशा बेटी, कहाँ है राजेश? कैसे है वो? भैया को हुआ क्या है? क्या वो सीरियस है? लेकिन ये सब हुआ कैसे? अब वो दरअसल प्रगति को बचाने में सब कुछ हुआ है. उसी की वजह से उसे गोलियां लगी. हमला प्रगति पे हुआ था, लेकिन अपनी जान की परवाह न करते हुए राजेश ने उसकी जान बचाई. प्रगति बेटे, मैं नजरें झुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं. क्या राजेश पर किसी ने हमला किया? गोली लग गई? कौन सा अस्पताल में? सिविल अस्पताल. ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं. मीना, मीना. वो बच गई ठाकुर साहब. ज़्यादा कैसे चूक गया तेरा निशाना? कैसे बच गई वो? ठाकुर साहब, मेरा निशाना चूका नहीं था. वो बिल्कुल मेरे निशाने पे थी, लेकिन जैसे ही गोली चली, वो हरामज़ादा लड़का बीच में आ गया और सारी की सारी गोलियां उसके बदन को छेद गईं. मैं कुछ सुनना नहीं चाहता. मुझे उस लड़के का मुर्दा चाहिए. सुना, मुर्दा. मैंने जुबान दी है. ठाकुर भूपेंद्र सिंह अपनी जान दे सकता है, लेकिन अपनी जबान झूठी कभी नहीं कर सकता. समझने की कोशिश करें ठाकुर साहब, शहर के हालात बहुत बिगड़ गए हैं. अब वो लड़की अकेली भी नहीं, उसके साथ पुलिस है. पुलिस और इसके अलावा पुलिस अलर्ट हो गई है. सारे शहर की नाकाबंदी कर दी गई है ठाकुर साहब. पुलिस कातिल को कुत्ते की तरह जगह जगह पर तलाश कर रही है. ठाकुर साहब, इन हालात में मेरा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है. अगर खतरा सिर्फ धर्मा का होता तो धर्मा निपट सकता था, लेकिन ठाकुर साहब, मेरे साथ आप हैं. तो सुनो, जैसे ही पुलिस का मामला ठंडा हो जाए तो मुझे उसकी मौत की खबर लगा देगा. अब की बार मेरे हाथ से नहीं बचेगी वो ठाकुर साहब. इस बार अगर वो बच गई तो तू मेरे हाथों नहीं बचेगा.
क्या कातिल को किसी ने नहीं देखा? जी नहीं, जिस वक्त राजेश पर गोली चली उस वक्त मैं घर के अंदर थी। अचानक प्रगति की चीख सुनाई थी और जब मैं बाहर पहुंची तो देखा राजेश खून में लथपथ पड़ा हुआ तड़प रहा था। प्रगति, तुमने भी कातिल को नहीं देखा? मैं राजेश बाबू से बातें कर रही थी कि अचानक उन्होंने उस कातिल को देखा जो निशाना लगाकर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। और फिर अचानक राजेश बाबू ने मुझे धक्का दिया और गोलियां उन्हें लगी। इसका मतलब ये है कि कातिल को सिर्फ राजेश बाबू ही पहचान सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, जिसे आप कातिल कह रहे हैं वो तो किराए का आदमी है, और जिसके इशारों पर उसने गोली चलाई वो तो आजादी से घर में बैठकर खुशियां मना रहा होगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। इसलिए कातिल का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, मगर जब तक वो हमें नहीं मिलता हम असली कातिल को नहीं पकड़ सकते। और अगर वो कातिल हाथ में नहीं आया तो असली कातिल भी हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई सबूत भी नहीं है। प्रगति, कातिल चाहे जितना ही ताकतवर और चालाक हो, मगर वो कहीं ना कहीं ऐसी गलती जरूर करता है जो उसके पकड़े जाने का बहाना बन जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मुझ पर पहले भी जानलेवा हमला हुआ था। मेरी जान बचाने के लिए आनंद को अपनी जिंदगी के साथ खेलना पड़ा। शुक्र है वो बच गया, लेकिन नतीजा क्या निकला? ना तो हमें कोई सबूत मिले और ना ही कातिल ने कोई ऐसी गलती की जिसके जरिए हम उसे पकड़ सके। प्रगति, इंसान हार मान सकता है मगर कानून नहीं। कानून तो अपना रास्ता खुद ही निकाल लेगा कातिलों तक पहुंचने के लिए, और फिर वो भले ही लाख पर्दे में छुपने की कोशिश करें, एक ना एक दिन तो उन्हें बेनकाब होना ही पड़ेगा। प्रगति, ये झुंझलाहट है कातिल के ना पकड़े जाने की, और एक दिन ये झुंझलाहट कामयाबी में बदल जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं है कि मुझ पर हमला हुआ, लेकिन अगर राजेश बाबू को कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है कि बदले की भावना कोई ऐसा रूप ले ले कि मैं अपने होशो हवास खो बैठूं, और मैं कुछ ऐसा काम कर बैठूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। नहीं प्रगति, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। आशा जी, जरा प्रगति का ख्याल रखना। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? अपने पर काबू रखो प्रगति। समझ लो ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। हम तो बस भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि वो राजेश बाबू की जान बचा ले। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।